नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर चैनल पर आपका स्वागत है। टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिसपे हम कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं और जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफी कुछ हद तक हम उसमें लेक्चर में कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो जरूर उनको देखिएगा, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो हम करने जा रहे हैं और जो हम करेंगे अभी, वो आपको इजीली आपको क्लियर हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको आप देखिए पैटर्न के हिसाब से आपको इतना तो स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा। जिन लोगों का लेवल देखिए, जिन लोगों को बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उनके लिए मैं सेपरेटली वीडियो अवेलेबल करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए एक सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज। जैसे कि मैंने बताया था कि अमाउंट्स रुपीज में क्या आएगा भैया, आपका प्रिंसिपल सम आ जाएगा और उसमें जो इंटरेस्ट है वो जुड़ जाएगा, यानी कि वो मिश्र धन की बात करता है। ठीक है, 3 साल के अंदर बन जाता है किस पे, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वो सम क्या है जब उसका फर्स्ट ईयर का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सेकंड ईयर का दे रखा है और थर्ड ईयर का दे रखा है। अब देखिए, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हमने शुरू किया था, मैंने सिंपल एक चीज बताई थी कि कोई चीज बढ़ती है ना। जैसे हमने परसेंटेज का टॉपिक किया था, बिल्कुल इसी तरह से ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने क्या किया था कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है और 2 साल के लिए, तो हमने क्या किया था भाई, 100 में 3 जोड़ दिया था। और भैया 2 साल के लिए तो इसका स्केयर कर दिया, 3 साल के लिए इसका क्यूब कर दिया, 3 बारी मल्टीप्लाई कर दिया था। अब ये क्वेश्चन भी सिमिलर वैसा ही है, बस इसमें एक चीज है, वो क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू पुटअप कर देंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए वो क्या कह रहा है भैया, फर्स्ट ईयर के लिए कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए P इंटू में 100। अब देखिए सीधा मैं लिख देता हूँ 103, है ना। हम कैलकुलेशन करेंगे, सीधा लिख देते हैं 103। ठीक है, अपॉन में 100, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, तो कोई चीज बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, है ना। प्रिंसिपल गुना में 103 बटे में 100। अब दूसरे ईयर में कितना जा रहा है, दूसरे ईयर में जा रहा है भैया 4%। तो दूसरे ईयर के लिए हम सीधा जोड़ देते हैं 4, 104 हो गया। थर्ड ईयर के लिए क्या होगा भैया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको कर देते हैं 105 अपॉन में 100। और ये कितना बन रहा है 3 साल के बाद, ये बन रहा है भैया 2249 रुपए 52 पैसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 2249.52। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। 2249.52 तो नीचे में 100 से डिवाइड कर देते हैं और रुपीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है हम काट देंगे इजीली। यहाँ पर एक तो ये कट गया सीधा सीधा। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं क्या कट रहा है यहाँ पर। अब ये देखते हैं, 4 पे ये कट रहा है भैया, 4 एकम 4, 4 पे कट रहा है, तो पहले इसको लिख देते हैं। 4 दूनी 8 और 4 छिक 24। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, 4 पंजे 20, 2 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 अठे 32। ठीक है भाई। अब फिर कट रहा है ये, फिर कट रहा था, फिर देख लेते हैं। ये 2 13 पे काट लेते हैं और देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18। अब भैया 13 से भी कट रहा है तो 13 से भी काट लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 13 एकम 13 और 8 13 छिक 78 और 13 तिया 39, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब और देख लेते हैं। और भैया अगर मैं बात करूं, 7 तिया 6 तिया 18, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं कुछ कट रहा होगा तो। यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं पहले। 5 21, 5 20। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं कितने में कट रहा है।
ये 21 पे कट रहा है तो 21 पे काट देंगे इसको। 21 एक कम 21 और 0 21 दिया 63। ठीक है भाई, 103 से और 103 कट गया। अब बचा क्या है वो देखते हैं। यहाँ बचा है नीचे में 100 गुणा में 120 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, और प्रिंसिपल इसके साथ मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया भैया, ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी, कितना बन गया 2000 बन गया। यानी कि जो आपने राशि इसके अंदर लगाई थी उसकी वैल्यू थी 2000। ठीक है, 2000 थी। ये कैलकुलेशन बस आपको इस तरह से लास्ट में करनी है, जहां तक पॉसिबल है लास्ट में लेके जाए, अनटिल एंड अनलेस, जब तक की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था इजी, बस इसमें कटिंग कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था। तो यहाँ 2000 इसका आंसर आ गया। आप देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति 3000 रुपये उधार लेता है 10% की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, है ना। तो हर साल में वो हर साल, ठीक है, एंड एट द एंड, ठीक है, एंड ऑफ ईच ईयर रिटर्न्स 1000 रुपीज एज पार्ट पेमेंट, है ना। वो उसमें से 1000 रुपए की राशि हर साल देता है, कब, साल के आखिरी में, है ना, आखिरी में। और इस तरह से वो क्या करता है, 3 सच इंस्टॉलमेंट दे देता है बैंक को, 3 सच इंस्टॉलमेंट देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ उसका अमाउंट बचता है, वो हमें बताना है कि वो कितना है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखिए, हम इस तरह का सिंपल इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराया। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो क्लियर है कि 3000 रुपए जो है आपका, 3000 रुपए है, उस पे बैंक आपका पैसा लेगा, क्या पैसा लेगा, उस पे ब्याज लेगा। ठीक है, और ब्याज समेत आपसे एक राशि लेगा, 3000 तो वो, और उसके ऊपर ब्याज एक राशि लेगा, उसको बोलते हैं अमाउंट टू रुपीज। वो कितनी है, वो देखिए, वो इतनी है भैया, 3000। ठीक है, अब इस पे ब्याज कितने का लगेगा भैया, 3 साल का। ठीक है, अब देखिए 3 साल का ब्याज लगेगा भैया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 साल के बाद उसको, 3 साल के लिए ब्याज लगेगा, 3 साल के बाद उसका सारा का सारा किस्सा खत्म है, बैंक का सारा का सारा लोन खत्म है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, और हमने ये सारी चीजें कर चुकी है, तो 100 में मैं सीधा जोड़ दूंगा 10, तो कितना हो गया 110 अपॉन में 100, यहाँ पर भी 110 अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100। क्यों भैया, क्योंकि ये जो है 3 साल के लिए 3 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद में उसको कितना लोन देना है, यही हमें बताना है। अब देखिए, अब वो, ये तो थी बात एक। ठीक है, 3000 रुपए लिए 3 इंस्टॉलमेंट में उसको खत्म करना। वो इंस्टॉलमेंट कब दे रहा है भैया, वो दे रहा है साल के आखिर में। अब देखिए, आपने बैंक में जमा कराया, ठीक है, 3 साल के लिए पैसा जमा कराया। ठीक है, अब बैंक आपको ब्याज तब देगा जब उसका 1 साल पूरा हो जाएगा। अगर आपने साल के आखिर में जमा कराई, यानी कि वो जो है नए साल के पहले आपको मिल गया एक किस्म से, ठीक है, यानी कि दूसरे साल के फर्स्ट में आपका जाके बैंक को मिला है, तो पूरा इंस्टॉलमेंट कब होगा, उसका पूरा ईयर कब कंप्लीट होगा, सेकंड साल के अंत में। यानी कि इस तरह से आपका जो पहले वाला 1000 रुपए आपने, या 1000 रुपए आपने जमा कराए, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं इसका, पहले वाले 1000 रुपए जमा कराए, ठीक है, आपको उस पे बैंक ब्याज देगा। एक किस्म से ये सोचिए, आपने पैसा जमाया है, वो कितने साल के लिए गया भैया, वो गया 2 साल के लिए। ठीक है, तो 2 साल के लिए गया, तो भैया आप क्या करोगे, बस सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है इसमें। अब एक चीज तो ये है, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट पे आप गए, दूसरी इंस्टॉलमेंट से जब आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट के आखिर तक गए, तो वहां तक आपका बनता है 1 साल कंप्लीट। तो आपको बैंक कितने साल का ब्याज देगा वहां पर, वो देगा 1000 रुपए में भैया, वो देगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब एक चीज और बची, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी आपने दी 1000 रुपए की, वो साल के आखिर में दी, तीसरे साल के आखिर में, ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में दी। ठीक है, अब देखिए, वो जैसे ही आपने दिया, उसके इंस्टॉलमेंट आपकी खत्म हुई, यानी कि वहां पर आपने दिया और लिया, खत्म किया। ठीक है, यहाँ पर यानी कि आपको उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो आपने 1,000 रुपए यहाँ पर बैंक को दे दिए। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज बचती है, वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा और बचता है, वो ब्याज जो बचता है उसमें से मान लीजिए वो राशि है एक्स रुपए, तब जाके आपका ये अमाउंट पूरा होता है। ठीक है, ये अमाउंट जो कि पूरा का पूरा मिश्र धन बन रहा है, 3,000 जिसमें जुड़ गया, जिसमें ब्याज जुड़ गया, ये राशि और ये सारी राशि मिल करके ये आपका लोन पूरा का पूरा उतारती है। अगर ये चीज क्लियर है तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले तो इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो भैया देखिए, यहाँ पर हम काट देते हैं, ये 2 जीरो काट देते हैं, ये 2 जीरो काट देते हैं, तो कितना हो गया, 11 11 121, और ये 10 हो गया भैया, 121 और 10 गुणा में 10, तो 1,210 ये हो गया। फिर प्लस में ये वाली वैल्यू देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भैया, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 1100, और प्लस में ये 1,000, प्लस में x। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई, इसको जोड़ देते हैं भैया, ये कितना हो गया, यहाँ पर 1,000, 2,000, 3,000, 3,310 रुपए। ठीक है, अब ये राशि हो गई प्लस में x रुपीज, कितना उसको और देना है, इतना इतना देने के बाद भी उसकी कुछ राशि बचती है, वो राशि ये है, तब जाके ये वाला लोन कंप्लीट होगा। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 11 गुना में 11 कितना हो गया भैया, 121, 11 गुना में 11 121, और फिर भैया कितना है, 3,000, 121 गुणा में 11 कितना हो गया भैया, ये हो गया 1331, 11 कम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 11 कम 11। ठीक है भैया, ये हो गया, और 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये वैल्यू बन गई भैया। ब्याज समेत बैंक आपसे इतने रुपए लेगा, और आपने कितना पैसा दे दिया, आपने पैसा दे दिया बैंक को इतना, तो भैया अब कितना बचा है, तो इसमें से ये माइनस कर दो सीधा सीधा, 3 8 9 में 683 रुपए जो आपका बैलेंस बचा है बैंक को, ये और आप चुकाओगे तब आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एसआई वाला क्वेश्चन भी देखना और इसको भी देखना दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर कुछ चीज आपके समझने की है, पहले हम समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि एक निश्चित ब्याज दर पर आपने कोई राशि ली, ठीक है, और वो एक निश्चित राशि ली, उस पर आपने कोई निश्चित समय के लिए, दोनों पर वो समय एप्लीकेबल होगा, दोनों के लिए वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों एप्लीकेबल होगा, वो राशि भी सेम होगी, लेकिन जो उस पे मिलने वाला ब्याज है वो आपका क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। बस इसी चीज की ही बात कर रहा है कि 2 साल के अंदर जो चक्रवर्ती ब्याज आपको प्राप्त हुआ, 2 साल के अंदर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, उस राशि में 4 रुपए का अंतर है। तो हमें यह बताना है कि वो जो सम है वो क्या था। देखिए इस चीज को समझने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, वो क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, बात किसकी कर रहा है, डिफरेंस किसकी, अंतर की बात कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है भैया, देखिए हमें पता है कि जब हम चक्रवर्ती वाला फार्मूला यूज करते हैं तो उससे हमारा मिश्र धन निकलता है, और उस मिश्र धन में से यदि आप मूलधन माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, ब्याज। तो बस यही चीज हमें चाहिए। तो अब देखिए हमने क्या किया, 100 में रेट परसेंट जोड़ा, ठीक है, और जितने समय के लिए उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साल के लिए तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें से मैं मान लीजिए प्रिंसिपल सम माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा भैया, मेरा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवर्ती ब्याज। अब ऐसे ही मैं साधारण ब्याज निकालूं तो क्या हो जाएगा भैया, PRT, समय क्या है 2 साल, तो यहां पर मेरा क्या है, ये सीधा सीधा मेरा साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब इसका और इसका, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, तो 1 माइनस 2 जो है, यानी कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 का अंतर कितना है, 4 रुपए गिवन है।
ठीक है। और ये प्रिंसिपल हमारे पास ये है, बस यही दोनों का आपको अंतर निकालना है, वही लिखना है। मैं लिख लेता हूं, पहले तो इस वाले पार्ट को सोल्व करता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P इंटू में 100 प्लस में R का होल स्क्वायर, है ना। अभी लिख लेते हैं। अब यहाँ माइनस है, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, यहाँ 1 रखूं, तो ये कितना 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 100 का स्क्वायर और P अपोन में क्या आ गया भैया, 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई भैया, ये वाली जो आपकी है। ठीक है, 1 वाली की मैं लिख देता हूँ 1। अब देखिए ये इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, ये हमें माइनस करना है इसमें से। पहले तो इसको और सोल्व करोगे, तो इसको खोल लेते हैं। ये क्या हुआ है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। तो मैं अगर इसको यहाँ पर ही कर दूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 100 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 200, 2 गुना में 100 200, और b क्या है r, तो 200 r। ठीक है, ये हो जाएगा 200 r, और ये माइनस में है। ठीक है, ये हमारी चीज माइनस में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, या इसको कॉमन रख लो, आप ये कॉमन रख लो। ठीक है, यहां तक हमारा कॉमन है, यहां तक हमारा कॉमन है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अलग से लिख देता हूं थोड़ा सा। 200 r माइनस में, ठीक है, ये माइनस में अलग है, यहां तक की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब यहां पर हमारे पास है 100 का स्क्वायर और ये p। ठीक है, अब इसका p भी कॉमन ले लेंगे, इसका p भी कॉमन ले लेंगे, तो भैया ये हमारा सारा इसमें से यहाँ पर ये आ जाएगा, ये बचेगा। ब्रैकेट हम सारे के बाहर लगा देते हैं ये। अब देखिए ये आप करोगे तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कट गया, बचा क्या है हमारे पास, यहाँ बचा p इंटू में आर स्क्वायर प्लस में, कैलकुलेशन करके देखना भैया, है ना, कैलकुलेशन करके देखना, कैलकुलेशन करोगे तभी आप सीखोगे। ठीक है, और बटे बटे में मेरे पास बचा है, नीचे बचा है डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर। ये वैल्यू बची सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट की। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से देखिए यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, माइनस में 2। अभी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करते, 2 PR अपोन में 100। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ नीचे 100 है, तो इस पार्ट को सोल्व करोगे तो 100 से 100 का स्क्वायर और नीचे 100, तो 100 बचता है। तो यहाँ यानी कि अगर मैं इसको पूरे का एलसीएम 100 का स्क्वायर रखता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कितना 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या है, दोनों के नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, PR स्क्वायर हो जाएगा, और ये 200 PR हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 200 PR है, यानी कि ये 200 PR और ये 200 PR कट गया हमारे पास, और बचा क्या है यहाँ पर, PR स्क्वायर अपोन अपोन में 100 का स्क्वायर। सीधी सीधी बात करूं तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर। अब PR का स्क्वायर, अब तो कुछ नहीं बचा, नीचे में 100 का स्क्वायर, और ये क्या था, हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस किसका निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस था, ये डी लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी कि ये आपका एक फार्मूला बन गया जब आपका समय क्या है, 2 साल। ठीक है, और इसको और इलेबोरेटरी आप लिखो तो इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया P इक्वल टू डिफरेंस। ठीक है, और इनटू में ये 100 क्या हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में का स्क्वायर, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर अपॉन में। तो ये एक आपका फार्मूला बन गया। ठीक है भैया, जब समय आपका 2 साल हो, डिफरेंस गिवन हो, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, मूलधन वह राशि क्या है। अगर वो आपके पास मूलधन दे दे, ये राशि दे दे, तो वो डिफरेंस दे दे, तो क्या पूछेगा, फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, भाई ये क्या है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे और मूलधन दे, तो वो क्या पूछेगा, डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन था जब समय था 2 साल, अगर वो 3 साल हो जाए तो क्या हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना। उस केस में भी हमने क्या करना है, डी, इतना तो हमें याद है ना, इतना हमें याद ही है, आर स्क्वायर
अब अगले में क्या है, 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, 100 प्लस में आर प्लस में 300 और आ जाएगा, आर प्लस में 300 और आ जाएगा। बस ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि मैं सीधी सीधी बात करूं, डी इंटू में 100 का क्यूब। अब ये देखिए 100 गुणा 100 की पावर 2 है, 100 की पावर 1 है, ये कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब अपोन में कितना आ गया, आर स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर लिख दो, या आर प्लस 300। ये 3 साल के लिए आपका एप्लीकेबल होगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए इसी को हम अप्लाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंस हमारे पास 4 रुपए गिवन है, डिफरेंस की वैल्यू रख दी मैंने 4, 100 स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, 100 गुना 100 लिख देता हूँ, 100 स्क्वायर। नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 दे रखा है, तो 4 गुना में 4 हो जाएगा, 4 से कट गया ये, 4 से कट गया ये 25, तो आंसर आ गया मेरा 2500 रुपए। ठीक है, बहुत इजी था, बस इतना ही काम करना था आपका। और 3 साल के लिए पूछे तो ऐसे ही आपको वहां पे वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 5046 रुपए दो पार्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाला पार्ट जो 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया और दूसरे वाला पार्ट जो है 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, और दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम है, वो है 5% की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, है ना, पर एनम की तरह से। तो हमें बताना है कि दोनों पार्ट क्या है। बहुत इजी है, बहुत इजी, यकीन मानिए आपको। एक्स मानने की, जो एक एक्स मान लीजिए, दूसरा 5046 माइनस एक्स मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, रुको, आप और भी इजी कर सकते हो। वो कैसे, कि मान लीजिए पहले वाला पार्ट है, पहले वाले पार्ट पे लिख लीजिए हमारा क्या है, 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया, 5%। तो मुझे पता है कि 5% में सीधा 100 में जोड़ दूं तो कितना हो गया भैया, 105। और 3 साल के लिए तो मैं कर दिया 3 क्यूब, क्यूब है ना, इसका क्यूब कर दिया, 3 पावर लगा दी तो क्यूब हो गया, और नीचे भी 100 का क्यूब। दूसरे वाला पार्ट क्या है भैया, दूसरे वाला पार्ट है वही 5% की दर से, और 5 साल के लिए, यानी कि मैं इसकी बात करूं तो सीधा सीधा 5 साल कर दिया, और नीचे 100 की पावर भी भैया 5 हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो है 3 है और ये 5 है, यानी कट जाएगा। और देखिए जब हम डिवाइड करते हैं पावर में तो शक्तियां कटती नहीं है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 6 है और नीचे मान लीजिए 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 2 है, और नीचे डिवीजन में है, तो आप 2 से ये काट दो 3, 10 की पावर 3 लिख दो। ऐसे नहीं है भैया, आपको करोगे क्या, जो नीचे पावर है और जो ऊपर पावर है, नीचे वाली पावर माइनस होती है जब ऊपर आती है, यानी कि 10 की पावर 6 माइनस में 2, तो आएगा आंसर 10 की पावर 4। ठीक है, जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आधार अगर सेम है तो शक्तियां जुड़ती हैं। जब हम डिवाइड करते हैं, आधार हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, तो हमारा जो है शक्तियां माइनस होती है, यानी कि उनका अंतर आता है। बस यही हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, यानी कि ये 105 की पावर 3 है, और यहाँ पर कितना रह जाएगा भैया, यहाँ पर रह जाएगा 105 की पावर 2, और नीचे रह गया ये वाला हिस्सा तो 1 आ गया, और यहाँ पर रह गया 100 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। और इसको सोल्व करोगे तो कितना है, 105 गुणा में 105, और लिखोगे तो आप कितना है नीचे 100, तो 5 21 5 20, 5 21 5 20। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड पार्ट था, तो नीचे 20 20 400, 400 इक्वल टू कितना, 21 21 441, 441। ठीक है, यानी कि एक भाग की वैल्यू 400 रुपए है, तो दूसरे भाग की वैल्यू कितनी है, 441 रुपए। यदि दोनों भागों को मिलाया जाए तो कितना हो गया, 841। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 841। 400 और 441 को जोड़ दो, बस इसी से ही आपका वैल्यू निकल गया। क्या भैया, पहला भाग निकालना तो क्या हो जाएगा, 841 टोटल रुपए है, तो पहले वाला भाग कितना है, 400 रुपए। ठीक है, और अगर हमारे पास वैल्यू कितनी है भैया, 5046, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, 6 पे कट रहा भैया, 6 पे कट गया, तो पहला भाग आ गया भैया 2400 रुपए। सीधा सीधा 6 पे कट गया, 6 चौक 2400। ऐसे ही दूसरा भाग निकालोगे तो दूसरा भाग कितने पे जा रहा है भैया, ये हमारा यहाँ पर 441 आ जाएगा। 441 गुणा में 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कटने बाद 6 कम 6, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 26।
2646, 2646 रुपए हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन आप जरूर चेक करना भैया, हो सकता है मैं शायद गलत कर दूं कहीं एक आध जगह, पर कोशिश यही है कि ना गलत हो, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन जरूर चेक करना। ठीक है, तो आंसर यही रहेगा 2400 रुपए 2646। और दूसरी बात, आप इसमें से ये माइनस करोगे तो यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या है भैया, यहाँ पर क्या है, हर एक व्यक्ति जो है हर साल शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में 1000 रुपये जमा करता है। तो हमें ये बताना है कि 3 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, यदि वो जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए, जब आपने एक, देखिए बैंक आपको ब्याज कब देगा, जब आपका पूरा साल कंप्लीट होगा, तो आपको उस पे 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा। अगर 2 साल कंप्लीट होंगे तो 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा, 3 साल कंप्लीट होंगे 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 साल के बाद बताना है हमें कितना पैसा मिलेगा, 3 साल कंप्लीशन के बाद में। अब जो पहला 1000 रुपये जमा करता है, देखिए 1000 रुपये जमा करता है पहला, तो उस पे आपको कितना पैसा मिलेगा कि उसके 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा 1000 रुपये का। तो देखिए हमें पता है, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 104 गुणा में 104, 104 गुणा में, सॉरी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया जो है 10% लिख लीजिए, 10% कर लीजिए इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया 10% कर देना है ना, तो 10%, 110, 110, 110। ठीक है भाई। अब ये है फर्स्ट ईयर का जो पैसा है, ये आपको मिलेगा नीचे 100 गुणा में 100 गुणा में 100। ये पैसा मिलेगा आपको भैया पहले, जो पहले वर्ष का 1000 रुपये, ये आपको 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर में भी आपने 1000 रुपये जमा किया, सेकेंड ईयर में वो कितना था, 1000 रुपये। अब इससे आप कितना पैसा मिलेगा, ये 2 साल के, क्योंकि इसके पास ये आपका टेन्योर 2 साल का बचा है, तो 2 साल के बाद ये कुछ पैसा मिलेगा ब्याज समेत। वो कितना मिलेगा भैया, 110 गुणा में 110 अपॉन में 100 गुणा में 100। अब भैया तीसरा साल जो आपने बैंक में पैसा जमा कराया 1000 रुपये, उस पे सिर्फ वो 1 साल के पीरियड के लिए गया था, तो वहां आपको ब्याज मिला सिर्फ 1 साल के लिए। तो थर्ड ईयर में आपको मिला 1000 गुणा में 110 अपॉन में 100। ठीक है, बस ये सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से यहाँ पर ये भी कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, एक दो, एक दो। तो पहले वाले की, देखिए पहले पहले वाली राशि कितनी मिली, जो पहले साल जमा कराई वो 3 साल के बाद कितनी मिली, तीनों का सम ही मिलेगा ना आपको, तीनों का सम मिलेगा अल्टीमेटली, तो 3 साल के बाद में। ठीक है, तो पहले वाली राशि कितनी मिली भाई, 11 गुणा 11 121, और 11 कितना बन गया भैया, ये बन गया हमारा एक, एक तीन, तीन एक, 121 गुणा में 11 गुण कितना हो गया भैया, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23, तो यही बन गया 1331। ठीक है, और ये वाली राशि कितनी बनी भैया, इसकी वैल्यू आ गई 1331। इस वाली की कितनी आ गई भैया, यहाँ पर 11 गुणा 11 121 गुणा में 10, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। और तीसरे वाली राशि कितनी में, 11 गुणा में हमारे पास आ गया 100, यानी कि 1100। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, हमारी कितनी वैल्यू आ गई भैया, एक, एक और तीन चार, फिर आ गया एक दो तीन और तीन छह, एक दो तीन, यानी कि वो भैया राशि आपको मिलेगी 3 साल के बाद 3641 रुपए। 3641 राशि मिलेगी आपको, जो राशि आपने हर साल एक एक हजार रुपए के रूप में जमा कराई। ठीक है, और उस पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भैया, 4% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या किया आपने, बैंक से लोन लिया है, और बैंक से लोन लेने के बाद अब हमें नहीं पता वो लोन कितना लिया है, लेकिन यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी 1210 रुपए। ठीक है, अब देखिए आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी खासियत क्या होती है, कि जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी बैंक से जाती है, अगर आपने नहीं लिया, आपके मदर फादर रिलेटिव ने किसने लिया, तो उससे पूछना। जब आप बैंक से फर्स्ट ईयर जब इंस्टॉलमेंट देते हो बैंक में, तो उसमें मूल राशि का कुछ भाग होता है, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा होता है पहले वाली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जाती है तो पहले वाली इंस्टॉलमेंट की बजाय उसमें ब्याज कम होता है, लेकिन मूल जो राशि है
प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो पहले वाली राशि से थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसी थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है, और फाइनली आते आते आपकी जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट होती है उसमें आप देखो ब्याज जो है नाम मात्र का होता है, लेकिन जो मूल राशि वो ज्यादा होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जो पहले वाली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, पहले वाली इंस्टॉलमेंट यानी कि बैंक ने पहले वाली इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे, पहले वाली इंस्टॉलमेंट में 2 साल का ब्याज लगा दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं वो राशि मान लीजिए पी है और उस पे 2 साल का इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया भैया 110, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, 110 का स्केयर और 100 का स्केयर, है ना। इसके बाद ये राशि कितनी बन गई, ये राशि बन गई भैया 1210 रुपए। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल कोई राशि निकली, यानी कि प्रिंसिपल का कुछ भाग आया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे देखिए 1 साल का ब्याज आपसे बैंक ले रहा है, ठीक है, और ये बन गया आपको 1210 रुपए, ठीक है। यहाँ पर 1 साल का ब्याज मिला इस पे, यहाँ 2 साल का ब्याज मिला, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका क्या बनता है, टोटल आपने लोन जो लिया है, ठीक है, यानी कि इससे आपका कोई भाग निकला कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट इससे कुछ निकला पहले वाली इंस्टॉलमेंट से, फिर दूसरे वाली इंस्टॉलमेंट से भी आपका कुछ प्रिंसिपल का भाग मिला, इन दोनों को मिला करके यानी कि आपने जो टोटल लोन लिया वो आपकी वैल्यू निकल करके आ गई। अब मैं ऊपर वाले पोर्शन को जब मैं सोल्व करता हूं तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीधा सीधा ये, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, यहाँ 11 11 121, ये आ गया 10, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणा में ये 100, यानी कि 1000। पहले वाली की वैल्यू आ गई 1000, यानी कि यहाँ पर मूल राशि का 1000 रुपये है इसमें, है ना। इसके ऊपर ब्याज था, है ना, ब्याज कितना हो गया भैया 110 रुपए लगा है ना, 1210 रुपए की बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की, 1000 रुपये उसमें मूल था और 110 रुपए उस पर ब्याज था। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, इसमें मूल राशि कितनी है। यहाँ पर आप देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 110 ये आ गया, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 110 गुणा में ये 10, तो यानी कि 1100 रुपए। यहाँ पर मूल राशि भैया, यहाँ पर आपकी मूल राशि है भैया 1100 रुपए, यानी कि यहाँ पर ब्याज आपका कितना है 110 रुपए, ऊपर वाली में 210 रुपए था, यहाँ पर आपका ब्याज है भैया 110 रुपए, ठीक है। यानी कि टोटल राशि कितनी होगी भैया 1000 ऊपर वाली से निकल के आया और 1100 यहाँ से निकल के आ गया, यानी कि कितनी वैल्यू होगी 2100 रुपए का आपने लोन लिया था, 2100 रुपए का आपने लोन लिया था, तब ये वैल्यू आई थी, ठीक है। अभी एक चीज और मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं समझ लेता हूँ ऊपर वाली से फिर से, P गुणा में 110 गुणा में 110 अपॉन में 100 गुणा में 100, इससे निकल के आई आपकी वैल्यू इंस्टॉलमेंट की 1210 रुपए, ठीक है। यानी कि ये राशि मुझे निकालनी तो क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी, यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 100 का स्केयर लिख लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, और इसको मैं 110 का स्केयर कर देता हूँ, और ये वैल्यू है हमारी 1210 रुपए, 1210 रुपए। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये सारी चीज 100 का स्केयर यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 110 का स्केयर, ठीक है, ये 110 का स्केयर, ये नीचे वाली चीज मल्टीप्लाई में हो जाएगी और ऊपर वाली चीज यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1210 गुणा में 100, क्योंकि वहां 1 साल का ब्याज लगा है, और अपोन में 110 रुपए, ठीक है। इन दोनों का टोटल मिलकर ये आपका लोन बन रहा है। तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में ये समझने के लिए तो था, एग्जाम में आपको इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। वो कैसे, वो देखिए 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट मिल करके आपका पूरा लोन खत्म कर रहा है, ठीक है। अगर 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 इंस्टॉलमेंट बन करके पूरा लोन खत्म कर रहा है, यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट की बात है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1210, ठीक है, गुणा में 100 का स्केयर अपोन में 110 का स्केयर, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। इसमें से कुछ राशि गई मूल की, फिर दूसरी राशि क्या है 1210 गुणा में 100 अपोन में 110, है ना, ये इसमें भी कुछ मूल की राशि गई, तब मिल करके ये आपका क्या बन गया, ये जो है लोन बन गया, लोन जितना आपने लिया है, ठीक है, ये लोन की राशि आपकी बन गई। अब बस यही आपको सोल्व करना है। मैं लिख देता हूँ इसका सीधा 110 गुणा में 110, ठीक है, 100 गुणा में 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आ गया भैया 11 11 121, 10 आ गया, यानी कि ऊपर आ गया 10 गुणा में 100 हो गया 1000, यहाँ पर कितना भैया 11 गुणा में 100 1100, टोटल हो गया हमारा 2100 रुपए लोन हो गया, 2100 रुपए दोस्तों लोन हो गया यहाँ पर आपके पास में,
ठीक है, ये आपने बैंक से लोन लिया था। अब देखिए इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इसका उलट है, ये बिल्कुल ठीक इसका उलट है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ लोन की वैल्यू दे रखी है इंस्टॉलमेंट, जैसे यहाँ पर 1210 रुपए इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बस आपको उल्टा ही करना है, यहाँ पर क्या करना है, अब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, मैं इसको पी लिख लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 साल का ब्याज लगेगा भैया, तो 3 साल का ब्याज लगेगा। यहाँ पर देखिए नीचे 110, बड़े वाली वैल्यू नीचे है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो गया भैया, 100 का क्यूब, 3 साल के लिए नीचे क्या, 110 का क्यूब। फिर दूसरी राशि क्या है भैया, ये है भैया पी गुणा में 100 का स्केयर नीचे। और देखिए आप सीधा सीधा क्या करना है, 100 में 110 है ना, 100 में 110 है ना, तो ये कट जाएगा, तो 10/11 का स्केयर हो जाएगा ये। ठीक है, 10/11 का क्यूब, सॉरी 10/11 का क्यूब लिख देता हूं मैं सीधा सीधा इसको, 10/10 का क्यूब अपॉन 11 का क्यूब, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्केयर अपॉन में 11 का स्केयर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए तीसरे वाली में तो देखिए 1 साल का ही, तो 10/11, और यहाँ पर ये सारा मिलकर के लोन बन रहा है भैया, ये लोन बन रहा है आपका 3310 रुपए, 3310 रुपए, है ना। इसमें लोन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, पहले वाले में लोन की वैल्यू नहीं थी, पहले वाले में इंस्टॉलमेंट थी, जिसपे आपने ये सारा चीज किया था, बिल्कुल एज इट इज, कुछ भी नहीं चेंज करना है। अब देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर p गुणा में 10 कॉमन ले लेते हैं, p गुणा में 10/11 कॉमन ले लेते हैं। अंदर की वैल्यू क्या बच गई भैया, यहाँ 10 का स्केयर यानी कि 100/11 का स्केयर यानी कि 121। यहाँ पर क्या क्या बच गया भैया, 10, इसमें से एक 10/11 लिया तो कितना बच गया भैया, 10/11। यहाँ पर कितना बच गया भैया, 1, है ना, ये आपने सारा ही कॉमन ले लिया। और ये किसके बराबर है भैया, ये है 3310। जब इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना गया भैया, 121। ठीक है, तो इसको यहीं पे ही सोल्व करें तो 121 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 गुणा में 10 कितना हो गया भैया, 110। सीधा सीधा लिख देता हूँ, है ना, पूरे के एलसीएम अलग से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 121 एलसीएम है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, 11 से 110, और यहाँ पर देखिए 121, यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड किया तो 121, 121 को ही पूरे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको आप टोटल करोगे कितना हो जाएगा, 121 प्लस 10, 131, 231, 331 वैल्यू आ गई इसकी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा 331, 331 में 121, और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है भैया, p इंटू में 10/11, और ये किसके बराबर है हमारे पास है 3310। इससे कट गया भैया, कितने पे गया, 10 पे। ठीक है, ये 10 से और ये 10 भी कट गया, और ये कितनी वैल्यू होगी, p इक्वल टू 121 गुणा में 11, ये जो है नीचे की चीज यहाँ पर ऊपर आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भैया, p गुणा में 121 गुणा में 11 वैल्यू आ जाएगी 1331। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331। ये वो राशि है जो आपकी इंस्टॉलमेंट की राशि, जो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है, 1331 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना सा ही काम था। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और थोड़ी सी जो मेहनत है इसमें जो आपकी बहुत कम हुई होगी, क्योंकि हमने बेसिक चीज जो सीखी है वो ही इस पे अप्लाई की है ना, ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चंस है, एक वीडियो हम और करेंगे ताकि हम समझ सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, और उन क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। और अच्छा लगे तो वीडियो जरूर आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, ओके बाय।